नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है हुकवॉर्म इन्फेक्शन। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हुकवॉर्म इन्फेक्शन होता क्या है। हुकवॉर्म इन्फेक्शन एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट द्वारा जो ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाती है उसका नाम दिया जाता है। और ये मूल्यतः दो प्रकार का है। जो इसकी दो स्पीशीज़ हैं जो जिसको हम हुकवॉर्म इन्फेक्शन में इंक्लूड करते हैं। एक है एंक्लोस्टोमा डोडिनल और दूसरा नेकेटर अमेरिकनस। सो ये दोनों स्पीशीज़ कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स करते हैं जिससे हम ग्रस्त हो जाते हैं और काफ़ी सारे हमारे को परेशानी होती है, जिसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी। तो सर, आपने हमें बताया हुकवॉर्म इन्फेक्शन के बारे में कि इसके कई सारे परिणाम हो सकते हैं, कई दुष्परिणाम हो सकते हैं और दो प्रकार के होते हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन प्रकारों में क्या क्या आता है? इसमें ऐसा है कि इसमें इनकी जो स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट कुछ सिमिलरिटी भी है। जो मूल्यतः जो दोनों में कॉमन चीज़ है कि ये हुकवॉर्म जो हम क्यों टर्म यूज़ करते हैं, दे गेट अटैच टू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। अगर इंटेस्टाइन पे अटैच हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स की और ये ब्लड सक करते हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। और हुकवॉर्म का नाम भी इसी तरीके से पड़ा है। सो इनका जो ये जो बिहेवियर है कि ये ब्लड सक करते हैं और साथ में प्रोटीन लॉस भी हो जाता है। सो इसमें कुछ प्रकार के एनीमियाज हो जाते हैं या कुछ और सिम्टम्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जी। सर, आपने हमें बताया कि इससे ब्लड सक होता है। तो सर, जैसे जो पैरासाइट्स होती हैं, जैसे छोटी लड़कियों में कभी कभार ऐसे आ जाती हैं, तो सर क्या वो भी एक प्रकार है हुकवॉर्म इन्फेक्शन का? जी, जनरली हम टर्म्स यूज करते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशंस। जी। और वॉर्म इन्फेस्टेशन करते हैं और सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स जो कीड़े, जो एक क्लासिफिकेशन है zoological। उसमें इनका जो मुख्य जो है इस ग्रुप का एंक्लोस्टोमा डोडिनल और ये नेकेटर अमेरिकन, इन दोनों का मेन कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एस्केरिसीज होते हैं, पिन वॉर्म्स होते हैं और कई प्रकार के। जी। तो सर, ये जो हुकवॉर्म इन्फेक्शन है ये कितना कॉमन है? अगर हम लड़कियों में बात करें तो ये उनमें कितना कॉमन होता है? वैसे जो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, इंडिया इज द हाईएस्ट बर्डन ऑफ दिस सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स। सो इसमें ऐसे है कि हमारे पास अबाउट 200 जो है मिलियन जो चिल्ड्रन है अफेक्टेड होते हैं पर ईयर, और वो रिस्क पे रहते हैं। सो इसमें एक डाटा हमारे पास ये भी है कि 7 in 10 चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ से लेके 5 years तक आर एनीमिक। और इसमें इनके एनीमिया का एक मुख्यतः कारण ये हुकवॉर्म इन्फेक्शन है। सो इसमें एज सच ये हम डाटा नहीं सेपरेट कर पा रहे कि कितनी लड़कियां इन्फेक्टेड होती है, लड़के, बट एक चिल्ड्रन का डाटा हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है वो ये है। तो सर, हुकवॉर्म इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो ओवरऑल लोगों को अफेक्ट करता है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो। और अगर हम आंकड़े को देखें तो आंकड़े हमें यही दर्शाते हैं कि भारत में इसका स्तर कई हद तक आगे बढ़े जा रहा है और कई सारे लोग हैं जो इसके ग्रस्त में आ रहे हैं। तो सर, हुकवॉर्म इन्फेक्शन की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? ये लाइफ साइकिल इसका समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम लाइफ साइकिल को समझ पाएंगे तो हम इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान कर पाएंगे। जी। सो ये जो इसका लाइफ साइकिल एग से अगर स्टार्ट किया जाए, हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एग्स आते हैं जो स्टूल में, ह्यूमन का जो फीकल मैटर है उसमें आते हैं। सो एग जो तुम्हें बाहर जो लिबरेट होते हैं उसमें 1 से 2 दिन तक एक लार्वे हैच हो जाते हैं। लार्वा होता है उनकी यंग फॉर्म्स, अडल्ट से पहले जो स्टेजेस है। सो उनको अगर मॉइस्ट, वार्मथ और शेड ऐसा कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलता है, सो ये जो लार्वे, जिनको हम रेप्डेटिव फॉर्म लार्वा कहते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और 5 से 10 दिनों में वो मोल्टिंग, मतलब अपने एक फॉर्म चेंज करते हैं और एक खास प्रकार का लार्वा बन जाते हैं जिसे फिलियरी फॉर्म लार्वा बोलते हैं, जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसकी। ये जो दूसरा जने नाम लिया फिलियरी फॉर्म लार्वा, जो इन्फेक्टिव स्टेज है, वो जो स्किन है उसको पेनिट्रेट करते हैं। सो इसकी एक इंपॉर्टेंस है, ये सॉइल में फीकल मैटर आया, एग लिबरेट हुए, लार्वा मोल्ड करके इन्फेक्टिव स्टेज पे आया। और ये इन्फेक्टिव स्टेज, अगर ह्यूमन बींग्स वहाँ नंगी पैर घूम रहे हैं विदाउट एनी क्लोथिंग या विदाउट चप्पल्स, तो उनकी स्किन को, किसी की भी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं और जिससे वो ब्लड वेसल्स के थ्रू इवन हार्ट, लंग्स, ब्रोंकियल ट्री और डिफरेंट ऑर्गन्स पे लॉज हो सकते हैं। सो इसके अलावा ये जब इंटेस्टाइन पे अटैच करते हैं तो वो ब्लड सक करते हैं, तो उनकी वेसल्स के थ्रू ब्लड सक होगा, तो जिससे एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना स्वाभाविक। जी। सर, हमारे शरीर में आयरन की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो हेल्दी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और अगर ऐसे ही हमारे शरीर में अनीमिया की कमी हो जाए तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई सारे रिस्क फैक्टर्स को हमें फेस करना पड़ सकता है और हुकवॉर्म इन्फेक्शन उनमें से एक है जो अनीमिया को जन्म देता है। तो सर, आपने हमें ऐसे बताया कि जो लोग नंगे पाँव घूमते हैं ऐसी जगहों पर, उन्हें सबसे ज़्यादा ये बीमारी हो सकती है। तो सर, जितने भी जैसे हमारे लोग हैं जो पॉवर्टी में हैं, जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, जो अच्छी
अच्छे एरिया में नहीं रहते हैं वो लोग तो काफ़ी नंगे पाँव ही घूमते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी तरह से साधन वगैरह नहीं होते हैं। जी जी। इसके अलावा ये ओरल इंजेक्शन से भी हो सकता है। जी जी ठीक है जी ना? और इवन जो अगर मैं अब एक टर्म होती है नाइट सॉइल, जी जी जैसे कि आजकल हमें ये मना किया जाता है कि आपने ओपन में डेफिकेशन नहीं करनी। तो अगर ह्यूमन बींग्स इफेक्टेड ह्यूमन में जो इन्फेक्टेड है इस फॉर्म से, वो बाहर जाके शौच में जाते हैं तो वो सॉइल कंटेमिनेट हो जाती है इन एग्स के साथ, इन लार्वे के साथ। और कई जगह सॉइल्स को, इस तरह की सॉइल को जिसको हम नाइट सॉइल कहते हैं, इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो जो तुम्हारी जो वहाँ पे ग्रोथ होगी प्लांट्स की, दैट विल बी इन्फेक्टेड। जी जी सो वो उस तरह के वेजिटेबल्स या दूसरे कोई फूड क्रॉप्स होंगे तो वो हार्मफुल है। सो इस तरह एक रूट ये भी है। सो इसके अलावा ये जो एक डायरेक्ट रूट है थ्रू दी स्किन पेनिट्रेशन, ये रूट तो है ही है। सो हमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें ओपन डेफिकेशन रोकनी है और बेयर फुट वॉकिंग ऑन दी सच जो सॉइल्स कंटेमिनेटेड है वहाँ पे रोकना है, बच्चों को वहाँ पे जाने से रोकना है, और कुछ और प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे ये डिजीज और प्रोपेगेट ना हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हुकवर्म इन्फेक्शन से आप बच सके तो किन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे खुले में शौच बिल्कुल भी मत कीजिए और नंगे पाँव मत घूमिए। सर, हुकवर्म इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जी, सो इसमें इचिंग होना, लोकलाइज्ड रैश होना, और अगर जब पर इसका एक चीज़ ये भी है, अगर इन्फेक्शन लाइट है कि कम क्वांटिटी में इन्फेक्टेड है तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। अगर हैवी इन्फेक्शन है उसमें एब्डोमिनल पेन होगी, डायरिया होगा, एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया मीन्स भूख ना लगना। इसके अलावा फटीग होना, वेट लॉस होना, एनीमिया जैसे कि मैंने पहले भी बताया, खून की कमी हो जाना। ठीक है ना? तो ये, और इसके अलावा जो बच्चों में जो स्कूल के एज ग्रुप जो है या उसके प्री स्कूल जो बच्चे हैं, अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं उनकी फिजिकल ग्रोथ सफ़र करती है और उनकी कोग्निटिव ग्रोथ, उनकी जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो भी सफ़र करेगी। सो इसलिए ये जो बच्चों का जो ग्रुप है, प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इसके लिए हाई रिस्क ग्रुप माना जाता है अगर ये इफेक्टेड है। इसके अलावा जो विमेन है उसका भी एक प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह, वो भी हाई रिस्क ग्रुप है। जी जी जी। तो दोस्तों, हमें ये पता चला कि इस बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं अनीमिया, भूख ना लगना, और साथ ही साथ बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस बीमारी का। साथ ही साथ बच्चों के कॉग्निटिव एबिलिटी यानी उनकी सोचने पे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। सर, हुकवर्म इन्फेक्शन के कॉजेज यानी ये स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाती है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन होती है जो लार्वे की, जी जी, कि बेयर फुट वॉक करने पे। जी जी। उसके अलावा ओरल इंजेक्शन ऑफ दी कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स, फूड क्रॉप्स वगैरह, जो ऐसी वेजिटेबल्स वगैरह जो प्रॉपरली वॉश ना की गई हो और हमारी हैंड हाइजीन पुअर हो। सो ओरल इंजेक्शन भी इसका उतना ही घातक रूट है जितना कि डायरेक्ट जो लार्वा स्किन को पेनिट्रेट करते हैं। जी जी जी। इसके बाद जो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड होगा वो अपने स्टूल्स में, अपने फीकल मैटर में ये इसको एक्सक्रीट करेगा, इसकी फॉर्म्स को, एग्स को एक्सक्रीट करेगा, और वो लाइफ साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें ये लाइफ साइकिल ब्रेक करना है। एक तो ब्रेक करने के कुछ रीज़न है कि जैसे वहाँ पे उसको ड्रग्स, जो एंटी हेलमेंथिक थेरेपी दी गई है। उसके अलावा जो हम बाहर, जो पहले आपने जैसे बोला कि शौच खुले में नहीं करना चाहिए, तो प्रॉपर सीवरेज सिस्टम डिस्पोजल होना चाहिए और शौच सैनिटरी जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर होना चाहिए। जी 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 जी। तो सर, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें खुद को स्वच्छ रखना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना सिर्फ हुकवर्म इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है पर कई सारी बीमारियों को भी हमसे दूर रखता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप ना सिर्फ हुकवर्म इन्फेक्शन से बचें परंतु और कई सारी बीमारियों से बचें, तो याद रखिए कि आपको स्वच्छ रहना है, हाइजीन मेंटेन करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी, खुले में शौच बिल्कुल भी नहीं करना है। सर, कौन से लोग सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं इस इन्फेक्शन के? एज पर WHO जो उन्होंने स्टडीज की है या जो उनका डाटा है, उसमें प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, जो जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज भी आ गई जो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में है, और लैक्टेटिंग फीमेल्स आ गई, विमेन आ गई। इसके अलावा अडल्ट्स ऐसे ऑक्यूपेशन में जो जिसमें हाई रिस्क इन्फेक्शन है, जो सॉइल के साथ डायरेक्टली डीलिंग करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे टिलिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सो इनको, इन हाई रिस्क को ग्रुप्स को हमें देख के उनके मुताबिक टैकल करना है। सो हमारी जैसे गवर्नमेंट है उसने एक
जैसे स्कूल गोइंग एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए एक नेशनल डी वार्मिंग डे तय कर रखा है February 10 जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है। और 2017 में जब ये मनाया गया था उसमें इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को भी इन्वॉल्व किया गया था। जो इसकी एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स हैं जैसे कि एल्बेंडाजोल है सिंगल डोज, वो प्राइवेट स्कूल्स को भी इन्वॉल्व किया गया। सो गवर्नमेंट पूरी तरह अवेयर है इस प्रॉब्लम की और इंडिया काफी अच्छी तरह टैकल करने की कोशिश कर रहा है। तो सर अब कई सारी तकनीकियों के साथ, कई सारी विकास के साथ अब ऐसा समय आ गया है कि हम इस प्रॉब्लम से टैकल कर पा रहे हैं और हमने निवारण ढूंढ लिया है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ सके। सर आपने अभी प्रेग्नेंट विमेन की बात की, तो सर अगर एक प्रेग्नेंट विमेन को ये बीमारी हुकवर्म इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या रिस्क फैक्टर जुड़े हो सकते हैं उनके साथ और उनके होने वाले बच्चे के साथ? जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। जैसे कि प्रेग्नेंट विमेन अगर इफेक्टेड होती है तो साथ में उसका जो फीटस है जो पल रहा है उसमें दे ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, और ये क्योंकि इसकी ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो इसमें क्या है कि ये हुकवर्म्स जैसे कि मैंने पहले बताया इंटेस्टाइन के ल्यूमन पे अटैच हो जाते हैं और ब्लड सकिंग इनका बिहेवियर है। सो दोनों में बहुत हाई रिस्क आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा जिसके अपने ही दुष्परिणाम है, जैसे प्री मेच्योर ग्रोथ हो गया, प्री मेच्योर बेबी हो गया, प्री टर्म बेबी हो गया, या बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन होगी। सो ये काफी दुष्परिणाम जो है इसके साथ रिलेटेड है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर उस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी को डील कर रहे हैं और फीटस को डील कर रहे हैं, दे हैव टू टेक ऑल दी स्टेप्स टू प्रिवेंट दी सच दुष्परिणाम जो रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो प्रेग्नेंट विमेन को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ये बीमारी ना हो, क्योंकि अगर उन्हें ये बीमारी होगी तो ना सिर्फ उनको इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे परंतु उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। जैसा कि हमें सर ने बताया कि इसके कई सारे बुरे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बच्चा प्री मेच्योर हो सकता है और भी कई सारे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं उसकी ग्रोथ पर। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इस बीमारी से दूर रहना है और इसके लिए हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो है स्वच्छ रहना, हाइजीन मेंटेन करना और सबसे इम्पोर्टेंट खुले में शौच बिल्कुल भी नहीं करना। सर हम इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? जी, इसकी जो डायग्नोस्टिक टूल है मेनली तो माइक्रोस्कोपी ही है। सो उसमें एक खास तरह की टेक्निक रिकमेंडेड है जो कंसंट्रेशन प्रोसीजर कहते हैं, जो लेबोरेटरी में टेक्नीशियंस है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर लाइट इन्फेक्शन होगी किसी को तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एग्स को आइडेंटिफाई कर पाना, को आइडेंटिफाई और ढूंढ पाना। तो इसलिए ये एक खास टेक्निक है कंसंट्रेशन प्रोसीजर जो इस मेथड से लैब में डायग्नोस किया जाता है। जो इसके एग्स है जो उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्नोस किए जाते हैं। सो उसके आधार पर ही हमारा जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बेस्ड है। बट आज की डेट में लैब का डायग्नोसिस से पहले ही हम लोग पहली स्टेप्स ले लेते हैं सिम्टोमेटिकली। ये एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, इचिंग है, रैश है, या उसको एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लग रही, या वेट लॉस है। इनके आधार पर हम उसको प्रिजम्पटिव या एक पहले हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं जो एल्बेंडाजोल जो इसकी जो टेबलेट है उसको। जी 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 सर। तो सर हम जैसे आपने हमें अभी डायग्नोस के बारे में बताया, सर इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? बीमारी का ट्रीटमेंट दो स्तर पे चलता है। एक तो हमें स्पेसिफिक एंटी हेलमेंथिक देने हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला एल्बेंडाजोल, सिंगल डोज एल्बेंडाजोल जो है 400 मिलीग्राम वो एडमिनिस्टर की जाती है। और ज़्यादातर जो क्लिनिशियन है उसको 7 या 14 डेज़ के अंतराल में फिर रिपीट भी करते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो एग्स हैं उसके कई बार कुछ एग्स रह जाते हैं, वो मेच्योर होंगे, लार्वा की फॉर्म फिर आएगी तो ये रिपीट भी कर देते हैं। सो ये जो एल्बेंडाजोल है ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी दी जाती है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात की थी, बहुत से लोग या बहुत से क्लिनिशियन इसको निगलेक्ट कर जाते हैं। आप एंटी हेलमेंथिक ट्रीटमेंट तो दे रहे हो, साथ में आयरन डेफिशिएंसी को भी दूर करना हमारा कर्तव्य है कि उसको सही मायने पे आयरन सप्लीमेंट्स उसी टाइम पे दी जाएं जिस टाइम पे ये ड्रग्स दिए जा रहे हैं, सो डैट जो उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो सफ़र ना करे। सो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा जो हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर जब रूटीन में डॉक्टर्स जाते हैं स्कूल्स वगैरह में, वो एग्जामिन करते हैं और वो इस ट्रीटमेंट को बड़े रिगरसली फॉलो करते हैं। एटलीस्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सो डैट कि कोई भी बच्चा छूट ना पाए जिनको ये सिम्टम्स हो। और कई बार कई कंट्रीज में या कई और स्टेट्स में ऐसा भी देखे मास टूल एग्जामिनेशन भी करते हैं कि पेरेंट्स को जिम्मेवारी दी जाती है कि आपने इस दिन पे आपने बच्चों के स्टूल सैंपल्स वगैरह लेके आने हैं और उसके एग्जामिनेशन हो। सो ये कुछ टेक्निक्स है, कुछ इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। जी जी। तो हमारी सरकार भी कई सारी योजनाएं बना रही हैं, तरीके अपना रहे हैं ताकि वे लोगों को इस बीमारी से दूर कर सके, रोग मुक्त कर सके।
सके जनता को जो इस बीमारी से पीड़ित है। तो सर हम इस बीमारी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? दोनों तरीके से, जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, एक उस तरीके से, और एक अपनी तरीके से, एक इंडिविजुअल तरीके से हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हुक वॉर्म्स का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी भयानक और दुष्परिणाम काफ़ी हैं। सो एक डाटा हमारे पास ऐसा है कि अगर 10 दिन में 50 हुक वॉर्म्स भी इन्फेक्टेड हो गए हैं किसी के इंटेस्टाइन में, दे कैन सक अप टू 50 ml ऑफ द ब्लड फ्रॉम इट्स होस्ट। सो बॉडी उतनी जल्दी से ये ब्लड लॉस को मेकअप नहीं कर सकती। इसके अलावा जैसे कि आपने प्रिवेंशन कहा है कि हम इसका एक बेसिक, जैसे हमने लाइफ साइकिल डिस्कस किया था कि द इन्फेक्टिव लार्वे जो हैं इसके, वो फीसिस से सॉइल में आ जाते हैं। तो सॉइल्स में ही हम वो अपॉर्चुनिटी उनको हम ना मिलने दें कि उनको ऐसी वेजिटेबल्स ना ग्रो करें, उस नाइट सॉइल के फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं उसमें ना ग्रो करें, और हम बेयर फुटेड वॉक ऐसी जगहों पे मत करें। सो ये कुछ आपकी जो टेक्निक्स है, ये छोटे स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें डी वॉर्मिंग का जो कैंपेन है वो विगरसली फॉलो करना चाहिए हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सैनिटरी लैट्रिन्स का आज की डेट में हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी स्वच्छ भारत के अंडर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने प्रमोट किया हुआ है कि आप अपनी जरूर ये शौचालय बनाएं, उसके साथ कुछ स्कीम्स जुड़ी हुई हैं। सो हम एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हमें इनको लिंक करना है कि क्यों बनाए वो शौचालय, क्या जरूरत है अलग शौचालय बनाने की, तो उस ओपन खुले में शौच नहीं करना, इसकी क्या जरूरत है, वो यही है इसका। हमें ये हमारा कर्तव्य है कि डिटेल में एक्सप्लेन करें भी ये हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है और क्या क्या उसके दुष्परिणाम है। अगर आप नाइट सॉइल जिसको कहते हैं, जो आपका ह्यूमन जो फीसिस है वो कंटेमिनेट करेगा, तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। इसके अलावा हमें, जैसे कुछ लोग नंगी पैरी घूमते हैं गाँव में या इधर, तो उनकी उस आदत को भी थोड़ा कहना कि फुटवियर वियर करें कम से कम, सो दैट डायरेक्ट एंट्री ऐसी जगहों पे ना हो। सो इसके अलावा हैंड वॉश जो टेक्निक है वो सभी हमें स्कूल्स में प्रमोट करनी पड़ेगी। ये WHO के 7 स्टेप्स है फॉर हैंड वॉशिंग, कि रिगरसली हैंड वॉश करना है। इस तरह जब हम खाने के प्रोडक्ट्स हैं, फूड है, वेजिटेबल्स हैं, उनको अच्छी तरह धो के खाएं और अपने फिंगर नेल्स की हाइजीन मेंटेन रखें। ये सारे हम स्कूल गोइंग एज ग्रुप बच्चों को ही हमें सबसे पहले बताने हैं, वही अपने अडल्ट्स को, चाइल्ड टू पेरेंट अप्रोच इसी को कहते हैं कि चाइल्ड जो सीखेगा स्कूल में अडल्ट को बताएगा, अपने घर में पेरेंट्स में बताएगा। और इसके अलावा हमें जितने भी हमारे जो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, उनको हमें दूर रखना है। जी जी जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी सलाह दी और बहुत ही अच्छी बातें बताई ताकि हम इस बीमारी से दूर रह सके, और जो लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वे खुद को भी सुरक्षित कर सके। तो सर अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो यही है, जैसे कि मैंने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पहले भी कहा। सो आपको बेयर मिनिमम चीजें याद रखनी है, हैंड वॉश, वेजिटेबल वॉश, इवन आपने अपने फुटवेयर वियर करना है, और डोंट डेफिकेट इन ओपन। ये तो मैसेज आज घर घर में पहुंच जाना चाहिए कि लैट्रिन्स प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल, सीवरेज डिस्पोजल होना जरूरी है, और खुले में शौच नहीं करना। ये हमने इस बीमारी के एंगल से बोला है। हम लोग टीवी पे सुनते हैं या कहीं और साधन में सुनते हैं, तो उसका रीजन ये है कि ये हम क्यों बोलते हैं। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए और हमारे लिसनर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को हुकवर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड हर जानकारी आज मिल गई होगी, और वे इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे कि उन्हें ये बीमारी ना हो, और साथ ही साथ वे अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी ये सारी बातें बताएंगे ताकि वे भी सुरक्षित रह सके। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ समय हो गया है आप सबको अलविदा कहने का।